Hello everyone and very warm welcome to CHS Maker. So finally कुछ 12th level exam CUET, IP MAT, CMAT बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अपने टाइम पे आ रही हैं. So we decided to go on with this new series जो कि हम current affairs revision के लिए लेके आए हैं. So in coming videos including this one, in coming videos we are going to see some brief current affairs of last 6 months. Yes, लास्ट 6 मंथ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा बंच होता है करंट अफेयर्स का वो लास्ट 6 महीने का होता है. सो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स अपन ब्रीफ में करेंगे. दीज आर सम ऑफ द करंट अफेयर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. राइट, सो दिस इज द सेशन इन विच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अक्टूबर 2023. सो अक्टूबर 2023 में दुनिया में जो घटनाएं हुई हैं, है ना, उस पर हम बात करेंगे. इट विल हैव awards, it will have indexes, it will have initiative from government, it will have some international news, कोई conflict होगा, कोई कुछ होगा, summits होंगी वगैरह वगैरह. अच्छा, अक्टूबर के पहले सितंबर के एक महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके लिए होमवर्क होगा. दैट इज गोइंग टू बी G20. तुम्हें पता है साल भर में कितना ज़्यादा बात हुई है उस पर, है ना. चूंकि ये सितंबर में हुआ था तो अपन अक्टूबर में फोकस करते हैं, है ना. बट सितंबर वाला कर लेना. विल मेक श्योर कि वील गेट समथिंग ऑन G20 इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल. Right, so without any delay, let's start what we are having. The first one we are having Nobel Prize. भाई साहब बताने की जरूरत नहीं है 1900 से क्या स्टार्ट हुआ था. Nobel Prize, that means world's most recognized, world's क्या कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा important award अगर कोई है तो वो नोबेल प्राइज है. सो वो चाहे सोशियो इकोनॉमिक मेथड में हो या टेक्निकल पार्ट में हो, इन सब में 6 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस, इन सब में स्पेशली आपको नोबेल प्राइज देखने को मिलता है. द 5 कैटेगरीज विच वर इनिशिएटेड वर दीज 5 एंड जो इकोनॉमिक्स वाला है वो आपको 68 से देखने को मिलता है. सो ये वो पर्टिकुलर अवार्ड्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज होते हैं, और अगर किसी को मिलता है तो दैट बिकम्स वन ऑफ दी पर्सन जिसने बहुत क्या कहना चाहिए क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया होगा रेलेवेंट फील्ड्स में. सो अक्टूबर में 2023 का नोबेल प्राइज जो है उसको अनाउंस किया गया. एंड अगेन ऑल 6 कैटेगरीज, जिसमें फिजियोलॉजी मेडिसिन थी, जिसमें कैटलीन कारिको एंड ड्रू वाइसमैन जो है उनको मिला फॉर देयर पायोनियरिंग वर्क इन mRNA वैक्सीन. ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप कोविड के पेंडेमिक के टाइम पे जानते हो कि मेजॉरिटी ऑफ वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जो अगेंस्ट कोविड पेंडेमिक हुआ था वो mRNA वैक्सीन के थ्रू हुआ था. सो इनको मिला मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के लिए. फिजिक्स के लिए हमारे पास 3 नोबेल लॉरेट हैं जिनको मिला. उसमें से फर्स्ट है पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक कार्सूज, राइट, एंड एन.ए. ल्यूहिलियर. नाउ प्रोनाउंसिएशन आप जैसा चाहें बोल लें, मेरे हिंदी इंग्लिश में यही आ रहा था. इनको क्यों मिला है? फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मैथड दैट जनरेट attosecond pulse on the light for the study of electron dynamics in the matter. कुल मिला के इन्होंने वो पर्टिकुलर पल्स एंड वेवलेंथ स्टडी की थी जो मैटर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एंड दूसरी चीज़ों को रिसर्च करने के काम आती है. थर्ड वन इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए मुझे अपने को जो लॉरेट मिले हैं उसमें है मोंगी जी वेवेंडी, दी लुई ई ब्रूस एंड एलेक्सी इकिनो, राइट. और इनको मिला है सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए. फिर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम जो एग्जाम्स में आते हैं उसमें लिटरेचर और पीस जो है वही पूछे जाते हैं. लिटरेचर के लिए मिला है जॉन फॉस्को, राइट, एंड पीस के लिए मिला है नरगिस मोहम्मदी को. ध्यान रखिएगा कि इनका नाम क्यों मिला है ये भी ज़रूरी रखना, क्योंकि इन्होंने जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वुमेन इन ईरान उसके अगेंस्ट फाइट की थी और ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कराया था, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया था. द लास्ट वन इज इकोनॉमिक साइंस, जिनके लिए क्लॉडिया गोल्डिंग जो है उनको मिला है, जिन्होंने विमेन लेबर मार्केट का आउटकम कि अगर आपने प्रॉपर विमेन पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट में बढ़ाया तो उससे क्या आउटकम होगा, इस पे इन्होंने रिसर्च किया था. दैट वाज एंटायर नोबेल प्राइज. मेक श्योर जितने इंडियन हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1913 दैट इज गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर टू अभी तक 2019 में अभिजीत बनर्जी, ये सारे के सारे जो आपके पास नंबर्स हैं, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, C.V. रमन, मदर टेरेसा, फिर उसके बाद हरगोविंद सिंह खुराना, बोस साहब, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, फिर उसके बाद आते हैं वेंकट रमन, फिर उसके बाद आते हैं कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी के बाद आते हैं अल्टीमेटली अभिजीत बनर्जी. इनको कब कब अवार्ड मिला, किस किस फील्ड में मिला, इसको आप अपडेट कर लेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023.
यस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, जो पब्लिश होती है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के थ्रू, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, उसने अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको पब्लिश किया, जिसमें इंडिया की रैंक 111 रही आउट ऑफ 125 कंट्रीज। इन्होंने 125 कंट्रीज पे हंगर लेवल की रिसर्च करके रैंकिंग प्रोवाइड की, जिसमें इंडिया 111th रैंक में रहा। द रिपोर्ट आउटकम मे नॉट बी वेरी रेलेवेंट, क्योंकि हमारी जो पड़ोसी देश है इंक्लूडिंग लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनका नाम हंगर इंडेक्स में हमसे बेहतर स्कोर के साथ दिया गया। बट येट सम ऑफ द डेटा सजेस्टेड कि इंडिया में जो हंगर कैटेगरी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने इम्प्रूव किया है एंड अभी भी हंगर काफ़ी लेवल पे है। सो ध्यान रखेंगे, इंडिया की रैंक 111 थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो पब्लिश की थी किसने? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। कोविड पेंडेमिक, वर्क फ्रॉम होम, राइट, एजुकेशन फ्रॉम होम, एग्जाम फ्रॉम होम, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। वॉट वी वॉन्टेड कि हम चेक करें कि कंट्रीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है व्हेन इट कम्स टू द रिमोट वर्क, राइट। सो we wanted to figure out how good a country's infrastructure is when it comes to remote work. जैसे मैंने almost like 2.5 years जो है वो work from home किया है. So what I needed was a proper table, chair, internet connection and peace, right? But not all of particular people were having that kind of condition. Some of them may not having the access of high speed internet. Some of them may not be having jobs as well. So किस तरीके से जो कंट्री है, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बात करता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रिमोट वर्क, वो हम डिसाइड करते हैं ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। सो अभी के टाइम पे जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स हुआ उसमें इंडिया 64th रैंक में आया आउट ऑफ 108 कंट्रीज जो हमने रिसर्च में कंसिडर किया था। ये पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए इंडेक्स पब्लिश करता है साइबर सिक्योरिटी फर्म फंडामेंटल नॉर्डलेयर, राइट। और कुछ बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे हमने ये इंडेक्स तैयार किया था, जिसमें पहला है साइबर सिक्योरिटी, द सेकंड वन इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, थर्ड वन इज डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, द लास्ट वन इज सोशल सेफ्टी। सो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे एक इंडेक्स प्रिपेयर किया गया जिसमें इंडिया को आउट ऑफ 108 कंट्री 64th रैंक मिली। नॉट अ वेरी गुड रैंक, बट वी कैन सी कि पहले हमारा इंडिया पूरी तरह से ऑफलाइन या ऑफिस वर्क में डिपेंडेंट था, बट सडनली कोविड के थ्रू हमने एक एक्सेप्शनल ग्रोथ की थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द विजन इंडिया एट 2047। जी हाँ, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं कि इंडिया को 100 साल के अंदर एक विकसित देश या एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। सो उसी के लिए विजन इंडिया 2047 का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया गया कि हम 2047 तक किस टाइप की पर्टिकुलर चीज़ें, किस टाइप के अचीवमेंट्स हम अपनी उसमें क्या कहना चाहिए कंट्री में करना चाहेंगे, जिसके थ्रू हम सोशो इकोनॉमिक वे में पूरी तरह से एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। The odds were against us when we saw the COVID pandemic and some other international crisis, but still we are beating them and we are doing good. So 2047 तक अगर हमने सही सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वर्क प्लान किया तो डेफिनेटली हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ जाएंगे। सो देयर आर सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो हमने डिसाइड किया था, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इज टू इंश्योर India's development into a developed nation by 2047 and avoid the middle income trap which has affected several countries at the similar stage of development. ठीक, हमने लीडरशिप के लिए नीति आयोग चुना है। नीति आयोग आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और इंडिया में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यूइंग इसका काम करता है। सो नीति आयोग इज एन इंस्टीट्यूशन जो इस पर्टिकुलर चीज़ को लीड करेगा। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरीज होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी होगी, भैया डेवलपमेंट है, राइट। और उसके बाद बात करते हैं कंसल्टेशन की कि क्या सिर्फ इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेशन से सारा काम हो जाएगा? द आंसर इज नो। सो वी नीड सम कंसल्टेशन जो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से होगा, एनजीओज की तरफ से होगा। कुछ बेसिक नाम हैं जैसे टिम कुक, सुंदर पिचाई,
गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, के.एम. बिरला, चंद्रशेखरन एंड इंदिरा नूई, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप जानते हो कि ये कितने बड़े एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कितने बड़े विजनरीज हैं व्हेन इट कम टू बिजनेस। सो ये सारी चीज़ें मिलके हम कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से 2047 तक हम एक डेवलप नेशन कैटेगरी में जाएं, और इसको हम कहते हैं विजन इंडिया एट 2047, जो अक्टूबर में स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बेसिक करंट अफेयर्स में जाते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल वाले पार्ट में देखें तो श्रीलंका ने भैया इंडिया से अपने टाइप्स और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो वीज़ा फीस है उसको वेव ऑफ कर दिया है। यस, सो अब हम श्रीलंका में बढ़िया वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। श्रीलंका ने 7 और कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है उसको क्या किया, इस तरीके से वीज़ा फीस वेव ऑफ किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि बीच में इंडिया एंड श्रीलंका के जो रिलेशनशिप्स थे वो थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे, बट दैट्स अ गुड थिंग कि हम अपने नेबर से बेहतर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारा नेबर भी आगे बढ़ रहा है। दो वी आर हैविंग सम क्राइसिस, फॉर एग्जांपल मालदीव क्राइसिस जो हुआ था, मालदीव का चाइना के साथ जो पर्टिकुलर अटैचमेंट आप देख रहे हैं वो हुआ था। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सही, बट वी आर गेटिंग बेटर विद आवर नेबर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट। यस, October 8, that was the birth anniversary of Yom Kippur War, जिस पे हमास फाइटर्स ने एक म्यूज़िक फेस्टिवल में इसराइल में अटैक किया एंड अप्रॉक्सीमेट कुछ 1300-1400 जो इसराइली सिटीजन्स थे उनको अबडक्ट किया या मार दिया, और उसके बाद इसराइल ने काउंटर अटैक किया और द वॉर इज़ स्टिल गोइंग ऑन। द डे आई एम रिकॉर्डिंग, अभी तक जो डेटा है वो कहता है लगभग 35,000 लोग जो हैं इस वॉर में मारे जा चुके हैं। द प्रोसेस इज नॉट स्लोइंग डाउन, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अभी चीज़ें ठीक हो जाएं, बट दैट स्टार्टेड ऑन अक्टूबर। ध्यान रखेंगे, हमास फाइटर अटैक्ड ऑन इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल ऑन द डे of the anniversary of Yom Kippur War that happened between Israel and Palestine, right? And the war is still going on. The major area जिसमें ये पर्टिकुलर चीज़ें हो रही थी वो है गाजा स्ट्रिप। एंड टेक्निकली अगर मैं इजरायली डिफेंस फोर्स या IDF की तरफ से बोलूँ तो दे वांट कि पूरी तरह से जो हमास फाइटर्स और उनकी ब्रिगेड है उसको अपन क्या कर दें, ख़त्म कर दें, जिससे गाजा स्ट्रिप फ्री हो जाए वहाँ से। सो दैट पर्टिकुलर वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। ध्यान रखें, गाजा स्ट्रिप इज़ द एरिया जहाँ पे ये बैटल चल रही है। योम किप्पुर वॉर जो है उसकी एनिवर्सरी पे द फाइट इज़ बिटवीन इजराइल एंड हमास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज October 4th, the Union Cabinet approved the establishment of Tribal University in the Telangana. Yes, so तेलंगाना में, जैसे मध्य प्रदेश जहाँ CH एजमेकर इंदौर में रहता है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में you will find one of the finest tribal university. वैसे ही यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि तेलंगाना स्टेट में जो सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसको अप्रूव किया, उसको स्टैब्लिश करने का है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। सो इट इज़ अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल सोशल कस्टम्स, ट्राइबल स्टडीज़ के साथ साथ मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको क्या करेगा, कनेक्ट करके आगे बढ़ाएगा। मूविंग ऑन, सो द नेक्स्ट वन इज वन स्टूडेंट वन नेशन ID कार्ड, है ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर वन नेशन वन राशन कार्ड, right, one nation one tax, they decided to go for one nation one student ID card, and this particular initiative is known as APAR ID. ये initiative क्या कहलाएगा, APAR ID. You are well aware about the new education policy 2020. ये वो पर्टिकुलर एजुकेशन पॉलिसी है जिसने मतलब जो 1986 के बाद नई अपडेट हुई है, एंड दिस इज हैविंग अ डिफरेंट फीचर देन 1986। इसमें एक वन ऑफ दी पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सारे स्टूडेंट वेदर दे आर स्टडिंग ऑन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और इन द क्या कहना चाहिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उन सब का डेटा जो है वो सेंट्रलाइज मैनर में रहे। इट विल बी बेनिफिटिंग एक्चुअली, जस्ट लाइक मैं MP में किसी यूनिवर्सिटी में हूँ, एंड इफ़ आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स, इफ़ आई एम गोइंग फॉर एनीथिंग, एनी जॉब और एनीथिंग, तो मेरा सेम ID कार्ड जो है वो बाहर की पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में दूसरी चीज़ों में अप्लाई हो जाएगा और वो मेरा डेटा एज इट इज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड, APAR ID, जो कि जल्दी से स्टूडेंट की सारी चीज़ें, वेदर दैट इज़ डिग्री, स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड्स एंड अदर क्रेडिट्स फॉर द स्टूडेंट, इन सबको सेंट्रलाइज्ड वे में एक पर्टिकुलर सेंट्रल सर्वर में रख देगी, जिससे डेटा एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। अगला
जम्मू एंड कश्मीर से अपने लिए एक न्यूज़ आई है जिसमें 6,650 विलेजेस जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया ओपन डिफेक्शन फ्री ODF इन द प्लस मॉडल ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। यू आर अवेयर अबाउट स्वच्छ भारत मिशन। ये वो पर्टिकुलर मिशन है जिसने इंडिया में सफाई को लेके, इंडिया में ओपन डिफेक्शन को लेके, इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट को लेके, इन सब को इंडिया में सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस फैलाना, दूसरी चीज़ अवेलेबिलिटी फैलाना। सो पहले इंडिया में लोग जो ओपन डिफेक्शन करते थे, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स जो थी वो दोनों कम थी, पर स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से ये दोनों चीज़ें जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ी हैं। द थर्ड थिंग वी हैड इज अबाउट अवेयरनेस दैट वी गॉट इन टर्म्स ऑफ साफ सफाई। प्राउडली मैं फिलहाल देश के सबसे साफ शहर में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, इंदौर में, एंड आई नो हाउ मच पीपल आर अवेयर अबाउट इट। मतलब तुम यकीन नहीं करोगे, सबसे छोटे वेंचर चाय की टपरी से लेके बड़े बड़े 5 स्टार होटल तक इंदौर में सबके सब साफ सफाई को लेके इतने जागरूक, इतने अवेयर हैं, थैंक्स टू दिस स्वच्छ भारत मिशन। सो इसी प्लस मॉडल अंडर स्वच्छ भारत मिशन 6,650 विलेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर जो हैं उनको ODF ओपन डिफेक्शन फ्री जो है, सॉरी डेफिकेशन फ्री, डिफेक्शन बोल रहा हूँ, डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया। इट्स वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ ऑफ द अक्टूबर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज 19th एशियन गेम। ये 2022 में होने वाला था चाइना में, अब जाके हुआ है अक्टूबर में 2023 में, और ये 19th एडिशन है एशियन गेम का। और एशियन गेम आप जानते हैं एशिया की कंट्रीज़ के लिए जो पर्टिकुलर एक छोटा सा ओलंपिक काइंड ऑफ सेटअप होता है जिसमें एथलेटिक्स से लेके दूसरे गेम्स को इंक्लूड किया जाता है। वो हर 4 साल में दिखाए जाते हैं, हर 4 साल में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। दिस टाइम दिस वाज इन चाइना एंड इट वाज द 19th एडिशन। जो 20th एडिशन है, मतलब अगला एडिशन है, वो 2027 में आपको जापान में देखने को मिलेगा। इंडिया इस पर्टिकुलर एशियन गेम में मेडल टैलीज में आपको 4th रैंक में देखने को मिलेगी। सबसे पहले चाइना, देन जापान, देन साउथ कोरिया, देन इंडिया। एंड इंडिया हैज अनडाउटली परफॉर्म्ड बेटर देन लास्ट 18th गेम। Indians have won 107 medals, जिसमें 28 गोल्ड्स थे, 38 सिल्वर्स थे एंड 41 ब्रॉन्ज थे। एंड ये पिछले बारे से लगभग I guess 25 plus 7 that is 32 medals ज़्यादा था। So yes, we are improving in sports as well. So एशियन गेम में हमारा परफॉर्मेंस इस बार अब तक के एशियन गेम्स में सबसे अच्छा रहा। It was held in China. The next are going to be held in Japan in 2027. So this is it from my side for October's most important current affairs. I'll see you in the next session, and till then I wish you and all your loved one a good health, good mental health, and keep watching, keep learning.